देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो 11th क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच भी होती है जिसको आप स्टैटिकल मैथमेटिक्स कहते हो। और स्टैटिक्स का आप साइंस के क्षेत्र में यूज देखो तो बहुत बहुआयामी है, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। साथ ही सांख्यिकी का जो यूज है वो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आता है। तो आज हम सांख्यिकी के बारे में समझेंगे कि सांख्यिकी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या होता है, इसके बेसिक से हम इसका अध्ययन करेंगे और साथ ही इसको 11th क्लास तक लेकर आएंगे और थोड़ा सा इसको कंपटीशन की ओर भी लेकर जाएंगे कि कंपटीशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सांख्यिकी से जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं वो जो क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़ी टेबल आती होगी, कोई बड़ा सर्वेक्षण आता होगा और उसके बाद उससे हमसे कुछ निकलवाएगा तो किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सांख्यिकी का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में नहीं आते हैं, बल्कि जनरल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ से कोई बेसिक आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम वहाँ से निकाल करके आपके सामने वो रखेगा। कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कंपटीशन में जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जेईई की मैं बात करता हूँ तो जेईई के अंदर कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट और कंटेंट पर आधारित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे कि 11th क्लास में सांख्यिकी का क्या बेसिक है। और कंपटीशन में भी कोई खास ऐसा इसमें से कोई हार्ड ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, बल्कि बेसिक से क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो देखो हम समझेंगे सांख्यिकी क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जिसको आप कहते हो सांख्यिकी। सांख्यिकी ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। सांख्यिकी का जो हमारा टॉपिक है ये स्टैटिक्स का हमारा टॉपिक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको समझना क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा सर्वेक्षण के बारे में समझना होगा कि सर्वेक्षण क्या होता है। ठीक है, देखो सांख्यिकी में हम सबसे पहले करते हैं सर्वेक्षण। क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं। सांख्यिकी में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। अब वो सर्वेक्षण किसी का भी हो सकता है, सर्वेक्षण का मुद्दा कोई भी हो सकता है। जैसे लिंगानुपात का सर्वेक्षण हो सकता है, लिंगानुपात का सर्वेक्षण हो सकता है, साक्षरता का सर्वेक्षण हो सकता है, ठीक है, जनसंख्या का सर्वेक्षण हो सकता है, जनसंख्या का सर्वेक्षण हो सकता है, पशुधन का सर्वेक्षण हो सकता है, पशुधन का सर्वेक्षण हो सकता है, या जन्म दर या मृत्यु दर का सर्वेक्षण हो सकता है, जन्म दर या मृत्यु दर इसका भी सर्वेक्षण हो सकता है। किसी का भी इसमें से सर्वेक्षण आपको देखने को मिल सकता है। सर्वेक्षण करने के बाद आपको मिलेगा सर्वेक्षण के आंकड़े या सर्वेक्षण के डाटा। ठीक है, आंकड़े मिलेंगे, सर्वेक्षण के आंकड़े। सबसे पहले ये किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण इनमें से कोई भी सर्वेक्षण हो सकता है। अब उस सर्वेक्षण करने के बाद आपको सर्वेक्षण के क्या मिलते हैं? आंकड़े मिलते हैं। सर्वेक्षण क्या प्राप्त होते हैं? आपको आंकड़े सर्वेक्षण के प्राप्त होते हैं। अब आंकड़े जनरली कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो सर्वेक्षण करने पर जो आपको आंकड़े मिलेंगे ना बेटा, वो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा अवर्गीकृत आंकड़े, एक तो कौन सा होता है? अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं बेटा। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। और एक होता है बेटा वर्गीकृत आंकड़े। एक कौन सा होता है? वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, एक तो अवर्गीकृत होगा और दूसरा होगा बेटा अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, एक तो होता है अनक्लासिफाइड और एक होता है क्लासिफाइड। ठीक है, या अनग्रुप्ड और एक होता है बेटा ग्रुप्ड। अब बात करते हैं ग्रुप्ड आंकड़ों के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है असतत वर्गीकृत आंकड़े, एक तो होता है असतत वर्गीकृत आंकड़े। असतत वर्गीकृत आंकड़े होते हैं बेटा आंकड़े। और दूसरा होता है सतत वर्गीकृत आंकड़े, सतत वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, एक तो होता है असतत और दूसरा होता है बेटा सतत वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसकी बेसिक है, ये एकदम स्टैटिक्स का क्या है बेटा? बेसिक। ये आपको ये तो समझना ही पड़ेगा, ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा बेटा कि क्या है, होता है सांख्यिकी, किस पर डिपेंड करता है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो जनरली डिपेंड कर रहा है वो सर्वेक्षण पर डिपेंड कर रहा है कि इनमें से किसका सर्वेक्षण है। किसी का भी सर्वेक्षण हो सकता है। जैसे और सर्वेक्षण की बात करें बेटा, आय का सर्वेक्षण हो सकता है, लाभ का सर्वेक्षण हो सकता
सकता है, हानि का सर्वेक्षण हो सकता है, किसी का भी सर्वेक्षण यहाँ लिया जा सकता है, हानि का सर्वेक्षण लिया जा सकता है, मतदान का सर्वेक्षण लिया जा सकता है, किसी का भी सर्वेक्षण लिया जा सकता है। अब सर्वेक्षण जब आप लोगे तो आपको कोई ना कोई एक सांख्यिक या न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो जो डाटा मिलेगा ना, सर्वेक्षण का जो डाटा होगा वो डाटा दो प्रकार का होगा, कि वो अवर्गीकृत प्रकार का है, अवर्गीकृत है या वर्गीकृत है, ठीक है। अवर्गीकृत या वर्गीकृत दो प्रकार से लिया जा सकता है। जैसे जनरली हम चलते हैं अवर्गीकृत में इस तरीके से हो सकता है, जैसे x1 x2 x3 सो ऑन डॉट डॉट दे दिया xn। इस तरीके से यदि आपको दे रखा है ये सर्वेक्षण, ये आंकड़े इस तरीके से आपको दिए हैं, तो बेटा क्या कहलाएगा, अवर्गीकृत। अब वर्गीकृत में क्या होता है बेटा, वर्गीकृत में ऐसे होगा कि जैसे x1 से x2 तो आगे लिया जाएगा, x2 से x3 आगे लिया जाएगा, x3 से x4, ठीक है, सो ऑन डॉट इसी तरीके से चलता रहेगा, xn-1 से xn इस तरीके से ये लिया जाएगा। अब इसमें भी यदि ये सर्वेक्षण कहीं ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने पर ये सर्वेक्षण यदि ये कहीं ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने पर ये ऐसा प्रकार का होगा, और यदि ये कंटिन्यूअस है, यदि ये किस प्रकार का बेटा कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने पर ये किस प्रकार का बेटा सतत होगा। अब यहाँ से एक चीज और आती है, एक आती है बारंबारता, कि बारंबारता हम किसको कहते हैं, बारंबारता फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है बेटा, इसको जनरली हम fi से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, किसी आंकड़े की पुनरावृत्ति की वो आंकड़ा कितनी बार आ रहा है, वो वर्ग चिन्ह कितनी बार आ रहा है, वो xi की वैल्यू कितनी बार आ रहा है। जैसे थोड़े एग्जांपल के लिए लेकर चलते हैं, हमारे पास में कुछ आंकड़े दे रखे हैं, हमारे पास में कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जैसे आंकड़े दिए हमको 2 3 -1 4 5 0 2 3 -1 4 0 2 3 0 4 5 ऐसे कुछ आंकड़े दे रखे हैं। अब मैं बेटा आपसे पूछूं कि बताओ इसका सर्वेक्षण किस तरीके से होगा, तो इधर हम लिखेंगे xi और इधर लिखेंगे fi। अब xi कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे -1 आ रहा है, -1 के बाद 0 आ रहा है, 0 के बाद 1 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 1 इसमें है क्या, प्लस का 1 इसमें नहीं है बेटा, तो 2 है इसके अंदर, 3 है इसके अंदर, 4 है इसके अंदर, 5 है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अब आप देखोगे -1 कितनी बार आ रहा है, तो -1 इसके अंदर आ रहा है बेटा 2 बार, तो -1 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। ये क्या कहलाएगा, ये इसको कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। बेटा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ये, ठीक है। ये क्या है बेटा, बारंबारता बंटन सारणी के नाम से इसको जाना जाता है, बारंबारता बंटन सारणी। तो आपने देखा होगा ये 2 क्या है, ये 2 किसको शो कर रहा है, तो भाई -1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो -1 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। जैसे 0 की बात करते हैं तो 0 बेटा कितनी बार देखने को मिल रहा है, 3 टाइम्स देखने को मिल रहा है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, ये 3 होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा फ्रीक्वेंसी किसको शो करती है। फ्रीक्वेंसी व्यक्त करती है कि कोई आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है, कोई आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस बात को कौन शो करेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी शो करेगी। तो अभी मैंने बताया आपको इस क्लास में कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक्स कहाँ यूज होता है और किस पर डिपेंड करता है। स्टैटिक्स के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो सर्वेक्षण होती है। सर्वेक्षण का कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी दायरा हो सकता है कि सर्वेक्षण हम कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद सर्वेक्षण की जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी, कि सर्वेक्षण का जो सांख्यिक मान प्राप्त होगा बेटा, उसको हम आंकड़ा कहते हैं। वो आंकड़े किसी प्रकार के हो सकते हैं, वो अवर्गीकृत हो सकते हैं, वो बेटा वर्गीकृत हो सकते हैं। वर्गीकृत में बेटा 2 प्रकार के होंगे, यदि वो डायरेक्ट दे रखे हैं x1 x2 x3 सो ऑन डॉट डॉट xn इस तरीके से दे रखा है बेटा, इनको कहा जाता है अवर्गीकृत। और यदि वो इस तरीके से दे रखे हैं, लिमिट के आधार पर दे रखे हैं बेटा, इसको कहा जाता है निम्न सीमा। इसको क्या कहा जाता है, निम्न सीमा, ठीक है। और इसको कहा जाएगा बेटा, जैसे ये दे रखा है सेकंड जो यहाँ दे रखा है, ये क्या होगा बेटा, उच्च सीमा। ये क्या होगा, उच्च सीमा, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है कि x1 से x2 कि कम से कम x1 ज्यादा से ज्यादा x2, नेक्स्ट x2 से x3 कम से कम x2, नेक्स्ट मैक्सिमम x3, फिर x3 से x4, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, एक चीज और याद रखना, जैसे x1 से x2 है तो इसका मीनिंग होता है बेटा x1 के बराबर और उससे बड़ा, परंतु x2 से छोटा, और x2 से बराबर नहीं आएगा। यहाँ हमेशा वैल्यू किसी अंतराल में
निम्न सीमा के बराबर उससे बड़ी होती है और उच्च सीमा से सदैव छोटी होती है, उच्च सीमा के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज में आपको याद रखना है। अब यदि अंतराल टूट जाता है तो बेटा वो असतत होगा, और यदि अंतराल कंटिन्यूअस रहता है तो बेटा कैसा होगा, सतत होगा। इस तरीके से आपने यहाँ बेसिक में सीखा होगा छोटी क्लासों के अंदर कि ये सर्वेक्षण किस प्रकार का है, सर्वेक्षण के आंकड़े कैसे आते हैं, बारंबारता क्या होता है। ठीक है, बारंबारता क्या होता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सर्वेक्षण की केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से स्टैटिस्टिक्स शुरुआत होती है। टॉपिक है सर्वेक्षण की केंद्रीय प्रवृत्ति, सर्वेक्षण की केंद्रीय प्रवृत्ति, ये हमारा टॉपिक है। सर्वेक्षण की केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। सर्वेक्षण की केंद्रीय प्रवृत्ति को तीन ऐसे टर्म हैं जो शो करते हैं, जिसमें पहला टर्म है बेटा मीन। ठीक है, मीन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, माध्य, ये केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। दूसरा मीडियन, कौन होता है बेटा, मीडियन, जिसको हम क्या कहते हैं, माध्यम, या बेटा इसको माध्यिका भी कहा जाता है। ठीक है, माध्यम या माध्यिका। और तीसरा होता है बेटा मॉड, यानी कि बहुलक। ठीक है, बहुलक, ये सर्वेक्षण की केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं, लेकिन एक निर्धारित सीमा में। ये सर्वेक्षण की केंद्रीय प्रवृत्ति को कब व्यक्त करते हैं, एक निर्धारित सीमा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक निर्धारित सीमा होती है जिसमें ये व्यक्त करते हैं, एक निर्धारित सीमा में ये सर्वेक्षण की केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को फॉलो करते हैं। मीन, मीडियन और मॉड जो होता है, यानी कि सर्वेक्षण बहुत छोटे अंतराल का है, सर्वेक्षण का जो क्राइटेरिया है बहुत छोटा है, तो ये केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी को व्यक्त कर सकते हैं। और यदि सर्वेक्षण का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, यदि ये सर्वेक्षण का जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी को शो नहीं करेंगे। इससे आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यदि सर्वेक्षण बहुत बड़े अंतराल का सर्वेक्षण है तो उस कंडीशन में केंद्रीय प्रवृत्ति को कौन व्यक्त करेगा, उससे आगे हमको निकालना पड़ेगा बेटा अगले टॉपिक पर माध्य विचलन, मीन डेविएशन के बारे में समझना पड़ेगा बेटा, माध्य विचलन क्या होता है। और माध्य विचलन के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस होती है कि माध्य विचलन में हम विचलन का निरपेक्ष मान लेते हैं। माध्य विचलन के अंदर क्या लेते हैं बेटा, विचलन का निरपेक्ष मान, विचलन का निरपेक्ष मान लिया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है। अब निरपेक्ष मान के बारे में बताऊं बेटा, आपने पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन में हम निरपेक्ष मान के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी, यदि देखो विचलन क्या होता है, डेविएशन होता है, क्या डेविएशन डिफरेंस होता है, एक तरीके का अंतर होता है। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्ट हमको विचलन निकालना है, काल्पनिक माध्य के रेस्पेक्ट निकाल सकते हैं या माध्य के सापेक्ष निकाल सकते हैं, या माध्यिका के सापेक्ष निकाल सकते हैं। अब यदि वो विचलन नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव बना करके लोगे, उस पर मॉड लगा करके लोगे, तो उस कंडीशन में उस वैल्यू को बेटा ये कहा जाता है निरपेक्ष मान कहा जाता है। अब इसमें कुछ कमी हो जाती है, तो कमी जो है वो ये निरपेक्ष मान ही इसकी सबसे महत्वपूर्ण कमी होती है। माध्य विचलन में जो माध्य विचलन की कमी है वो ये निरपेक्ष मान ही इसकी सबसे बड़ी कमी है कि नेगेटिव ज्यादा आ रहा है कोई विचलन तो आप उसको पॉजिटिव बना करके ले रहे हो, ये थोड़ा सा अनुचित है, गणितीय विधाओं के अनुचित है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। उससे जो सर्वेक्षण है वो सर्वेक्षण की जो वैधता है या सर्वेक्षण की जो एक विश्वसनीयता है वो खत्म हो जाती है। जो एक विश्वास होता है सर्वेक्षण पर कि सर्वेक्षण ठीक हुआ है, ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा बेटा होता है कि इसको ठीक करने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद सर्वेक्षण के बारे में और जानकारी के लिए कि सर्वेक्षण का विग्राफ कैसा है, सर्वेक्षण किसका है, सर्वेक्षण की कंसिस्टेंसी को जानने के लिए या कंसिस्टेंसी को जानने के लिए हमको क्या निकालना होता है बेटा, वेरिएंस निकालना होता है, या दो सर्वेक्षणों का हमको तुलना करना है, दो सर्वेक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन करना है कि भाई कौन सा सर्वेक्षण सही है, कौन सा सर्वेक्षण सही नहीं है, या कौन सा सर्वेक्षण अधिक संगत है, कौन सा सर्वेक्षण संगत नहीं है। सुसंगत सर्वेक्षण को शो करने के लिए हमको निकालना होता है बेटा वेरिएंस, इट मींस प्रसरण के बारे में जानकारी लेनी होती है, प्रसरण क्या होता है। और उसके बाद निकालना होता है बेटा विचरण गुणांक, क्या निकालना होता है, विचरण गुणांक के बारे में आपको जानकारी लेनी होती है। विचरण गुणांक इट मींस सीवी, कोएफिशिएंट वेरिएंस, इसको बेटा सिग्मा स्क्वायर से लिखा जाता है, इसको बेटा सिग्मा से लिखा जाता है, और इसको बेटा लिखा जाता है एमडी मीन डेविएशन, और
और इसको लिखा जाता है एचडी स्टैंडर्ड डेविएशन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे बेटा कि सेंट्रल टेंडेंसी का अध्ययन करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में किन किन चीजों के बारे में जानेंगे हम कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, माध्य विचरण कैसे निकाला जाता है, मानक विचरण कैसे निकाला जाता है, प्रसरण और विचरण गुणांक। आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा इस क्लास के अंदर जो मुख्य टारगेट होने वाले हैं वो ये टॉपिक हमारे टारगेट होंगे। उस समय के लिए आप इनका एज इट इज आप नोट कर सकते हो, थोड़ा समय मैं आपको देता हूं। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक लेकर चलेंगे हम मैथ के बारे में। एक तो बेसिक से समझेंगे कि मैथ किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, देखो टॉपिक है बेटा हमारा मीन माध्य, और बेटा इसको जनरली जो शो किया जाता है वो x बार से किया जाता है। ये माध्य जो होता है बेटा वो तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है जिसको बेटा कहा जाता है अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। एक होता है बेटा गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य होता है, ठीक है, और गुणोत्तर माध्य को कहा जाता है बेटा ज्योमेट्रिक मीन। और एक होता है हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, और वो होता है बेटा हार्मोनिक मीन। आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ा होगा अनुक्रम एवं श्रेणियों में। तो अनुक्रम एवं श्रेणी के अंदर एक टॉपिक आता है बेटा प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन जनरली हम जो पढ़ते हैं वो मुख्यतः तो बेटा तीन ही प्रकार की प्रोग्रेशन होती है, लेकिन यदि हम और उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहें तो 5 प्रकार के प्रोग्रेशनों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो बेटा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से निकलता है ये अर्थमेटिक मीन। एक होता है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहां से निकलता है ज्योमेट्रिक मीन। एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वहां से निकलता है हार्मोनिक मीन। एक बेटा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, और एक बेटा कुछ विविध श्रेणियां भी होती है, कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां होती हैं जो एक निश्चित सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो वहां से भी कुछ हम बेसिक के बारे में पढ़ पाते हैं। तो ध्यान देना, अब जो हमारा जो मुख्य टॉपिक होने वाला है वो बेटा यहाँ पर समांतर माध्य के बारे में होगा। समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य जो होता है बेटा वो जनरली औसत को भी शो करता है। किसको शो करता है बेटा? औसत को भी शो करता है। एक प्रकार का ये औसत ही होता है, एवरेज को शो करता है। अब ध्यान देना, हम जो यहाँ पढ़ेंगे जो मुख्यतः जो टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा, ठीक है, समांतर माध्य के बारे में। बेसिक में, बेसिक के अंदर, ठीक है, हर जगह समांतर माध्य नहीं होता, पर बेसिक के अंदर हम समांतर माध्य पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना, ये तो माध्यों के बारे में बताया कि माध्य कितने प्रकार के हो पाते हैं, AM, GM, HM ये हो पाता है। नेक्स्ट क्लास में कभी मैं बताऊंगा आपको कि ये किस किस तरीके से निकाले जाते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ समांतर माध्य के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, यदि हम अवर्गीकृत आंकड़ों का, यदि हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, ये थोड़ा सा हमको जानना होगा कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अवर्गीकृत